किशोर, आपका प्रोग्राम में गड़बड़ी ये है कि आपने तो यूज़र से इनपुट ले लिया सारा चीज़ स्कैनर के थ्रू, है ना? लेकिन उसको होल्ड कहीं नहीं कराया, ये दिक्कत है। आपने जी स्कैनर सर, से आज इनपुट मैं करा कर भेज दूंगा। हाँ, उसको यूज़र सर एक से काम इनपुट इसमें बात। लेके उसको होल्ड कराना है, उस पे ऑपरेशन भी करवाना है ना? हाँ सर, आज कर देंगे। ये जो लोकल वेरिएबल में सारी वैल्यू होल्ड करके रखते हो, लोकल वेरिएबल के स्कोप विदिन मेथड होता है। एक ऑब्जेक्ट बनाना था, इंस्टेंस वेरिएबल लेना है ताकि इसको मेमोरी उस ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर मिल पाए और उसे मतलब फर्दर यूज कर पाए। ठीक है, बनाइएगा। और किसने किसने बनाया भाई प्रोजेक्ट? जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो और किसने किसने बनाया अभी तक? हाँ जी, यस सर, मैंने बनाया है। बनाया है। ये फंड ट्रांसफर यही है ना? यस सर। तो स्क्रीन नहीं दिखी। स्क्रीन नहीं दिख रही है रजनीकांत? यस सर, हमको तो स्क्रीन दिख रही है। रीज्वाइन हो जाओ, ही दिख जाएगा, है ना? ट्रांसफर डॉट जावा पैकेज पैकेज बनाए हो आप? इसे हटा देता हूँ मैं। बैंक नेम SBI, योर नेम सूर्या, अकाउंट नंबर 11 डिजिट का नंबर अपने आप जनरेट करवा दिया करो। ऐसा भी कर सकते हो। अकाउंट नंबर मैनुअली डालना नहीं चाहिए वैसे, मतलब नॉर्मली तो ऐसे ही होता है। ठीक है, कोई वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है। तो स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर हमको तो आपकी स्क्रीन आ रही है। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब आ रही है भाई? नहीं आ रही सर। यस सर, आ रही है। सर किसको हमें तो नहीं आ अच्छी रही तरह है? से आ रही है। किसको नहीं आ रही? 30 सर। 30 तो 30। रीज्वाइन करो, नेट चेक दो बार सर 30 पे। करो। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे तरफ से प्रॉब्लम होता तो किसी एक को नहीं आता ना, सॉरी सबको नहीं आता, सबको दिक्कत आती। आपको समस्या है तो आप नेट चेक कर लो एक बार। 4 डिजिट पिन की जगह पे मैंने 2 डिजिट का पिन डाल दिया। ट्रांजैक्शन पिन 1 डिजिट का डाल दिया, अकाउंट क्रिएट हो गया। सर वो लिमिट नहीं ना लगा पा रहा था, मतलब वो लिमिट नहीं हो रहा था कि 4 डिजिट ही चाहिए। तो यही तो मेन उसमें कहानी थी। और सर बाकी सारा चीज है कि अगर आप लोग पासवर्ड 3 बार रॉन्ग डालेंगे तो वो फिर ब्लॉक हो जाएगा लॉगिन करते समय।
यहाँ पर सर आप ये क्या करना है? अब सर जो आपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड दिया वही डालना, नहीं तो 3 टाइम है, क्या क्या 3 डालना है? टाइम। नेम और पासवर्ड तो मैंने डाला नहीं है। क्या क्या डालूं? मोबाइल नंबर। सर मोबाइल नंबर डाला है ना, 3434 वही। चलो कुछ और डाल देता हूँ। यस। इंटीरियर मोबाइल वो नंबर। सर गलत हो गया, अब 2 बार बताया। तो ये लिखना चाहिए ना, इंटीरियर वैलिड मोबाइल नंबर। 4 डिजिट पिन 12। लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, इंटर 5 फॉर होम। आपने कुछ सर और आप ही बना 5 दिया ना। सर आप 5 प्रेस करोगे तो होम पे आ जाएगा, 5 प्रेस करो सर। ठीक है, 5 प्लस कर दिया। अब हम ट्रांसफर करेंगे तो दो लोगों का अकाउंट क्रिएट करके तो ट्रांसफर करेंगे। अभी तो हमने एक का ही किया है क्रिएट। यस सर, आप मतलब पहले चेक बैलेंस आया, चेक बैलेंस जीरो। अच्छा, पहले आप डिपॉजिट कर दो फिर ट्रांसफर करना। बैलेंस जीरो है अभी। ट्रांसफर तो मैं तभी कर पाऊंगा जब दो अकाउंट हमारे पास होगा ना। दो अकाउंट होना चाहिए सर ना ट्रांसफर के ट्रांसफर लिए। करते हुए सर बेनिफिशियरी का अकाउंट मांगेगा जब ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर किसको करेगा? किसके अकाउंट में सर पैसा जब जाए? ट्रांसफर सर करने जाओगे ना, तब वहाँ पे बेनिफिशियरी का अकाउंट मांगता है, अकाउंट डिटेल, आईएफसी कोड और सारा चीज। ठीक है, पहले बैलेंस चेक कर लेता हूँ। जीरो ही तो आ रहा है। सर आप डिपॉजिट कर दो कुछ। ठीक है, डिपॉजिट कर दिया। सर आप ट्रांसफर करो किसी को। फिर हमेशा होम पे आना पड़ रहा है ना, कुछ सारे मेन्यूज हमेशा दिखने चाहिए, ऐसा कर दिया करो। अब अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी, अमाउंट टू विड्रॉ। ठीक है, मैं इतना अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ। विड्रॉ नहीं होना है, अमाउंट टू ट्रांसफर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इनपुट मिसमैच आ गया है। ये क्यों भाई? यहाँ पे आना चाहिए कि भैया आपके पास इतना बैलेंस तो है ही नहीं अकाउंट में। सर आपने इंट के रेंज से बाहर दे दिया होगा, हमने इंट लिया था। ऐसा, चलो ठीक है, रेंज के अंदर ही देंगे। सॉरी, रेंज के अंदर ही देंगे। लेकिन क्या ये बताएगा कि भाई इतना हाँ अमाउंट यस आपके सर, पास वो है ही नहीं? बताएगा, ये वो बताएगा सर, इनसफिशिएंट बैलेंस बताएगा। ये तो फिर से यहीं से शुरू हो गया भाई, वो पूरा कहानी करवाएगा, ये तो गलत है। जितने बार रन करेंगे उतने बार हम अकाउंट थोड़ी ना बनाएंगे। इंटरबैंक नहीं, क्या उतने बार बनाएंगे? चलो ठीक है, कहीं स्टोर तो नहीं रख सकते ना डेटा। इंटर योर बैंक नेम, इंटर योर नेम, अकाउंट नंबर। ठीक है, क्लियर है, सही है। और थोड़ी बहुत जो कमी आपको लग रही है खुद ही आप उसे सॉल्व कर लीजिए, इसमें कौन। और ये वाला जो है ना, हमेशा 5 आता है कि आप होम पे जाने के लिए या बीच बीच में कोई भी हम जगह जा सकते हैं। और किसी ने बनाया भाई? तो मैंने भी बनाया सर। अच्छा जी, आपने भी सर बनाया लेकिन है। स्क्रीनशॉट नहीं,
स्क्रीन सर नहीं दिख रही है, तो बहुत ट्राई किया, स्विच ऑफ किया, जिससे स्टार्ट किया, लेकिन नहीं चल रही, सिर्फ आवाज आ रही है सर। और सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग का भी जो लोगो मतलब लिख जाता था, वो भी नहीं सर बना। तो सिस्टम रीस्टार्ट कर लो, रीस्टार्ट सबसे जी पहले सर, ये रीस्टार्ट किया सर, 2 बार किया अभी। कैसे कर सकता हूँ बताओ सही आप। कोई है जादू मंत्र तो है नहीं मेरे पे यहाँ से कि मार दूँ हो जाएगा सही। अरे तो बहुत बढ़िया मेहनत किया भाई सतीश ने, बहुत प्रोग्राम, बहुत लंबा प्रोग्राम बनाया है अकाउंट हाँ का। सर, बट ये सर दोबारा सर हाँ हाँ। तो ये जब मैं दोबारा रन करता हूँ तो सर ये फिर मतलब रीसेट हो जाता है, मतलब वहीं से चल जाता है बाकी सर। जैसे मैंने 10,000 डाला तो सर वो बाद में 10,000 ऐड होकर नहीं आता है सर, अरे वो तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट है ना, 50,000 ही ऑब्जेक्ट में डेटा आपने रखा होगा, वो ऑब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम चल रहा है तो फिर नया ऑब्जेक्ट बन जा रहा होगा मेमोरी में, मेरे आता वो ऑब्जेक्ट हट जाता होगा। ऑब्जेक्ट में तो डेटा रख रहे हो, या तो फाइल हैंडलिंग करके फाइल में डेटा संभाल के रख लें, तो फिर नेक्स्ट टाइम चलेंगे तो वहीं से निकल जाएगा, है ना। ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपने जो अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे ही कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू डाल दिए पहले से ही। मैंने बोला था कि हम अकाउंट क्रिएट कर सकें, आपका प्रोग्राम देख के किसी को नहीं पता चलेगा कि ये अकाउंट में क्या कहानी चल रही है। अकाउंट बनाया है अकाउंट मैंने सर, देखो पहले अगर 2 ऐसा कर अकाउंट दो ना, बनाया। कुछ ऐसा कर दो कि प्रोग्राम इंड यूजर भी अपने हिसाब से चला पाए, कोई भी इंड यूजर आए इजीली चला पाए प्रोग्राम, जी बाकी सब ठीक है। और बताओ और किसने किया है। और तो किसी का मैं देख नहीं रहा हूँ कोई। एटीएम विदड्रॉ शमसूल ने भी किया है। चलो सही है, बाकी लोगों का देख के मैं वहीं पे रिप्लाई कर देता हूँ मैं। बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है भाई, कोई ऐसा जिसको नहीं दिख रहा हो स्क्रीन। कोई ऐसा है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है। अगर दिख भी रही है तो बोल दो यस सर दिख रही है। यस सर दिख रही है। दिख रही है सर। दिख रही है सर। चलिए तो कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। मेन मेथड वगैरह की कहानी हो गई थी, स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक की भी कहानी हो गई थी। स्टैटिक की कहानी खत्म हो गई। स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेन मेथड रैपर क्लास बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, है ना। फिर क्या बचा, कोई टॉपिक आपको याद है जो मैंने बोला है कि बता दूंगा, बताया नहीं आपको अभी तक। तो आपने मैथ से क्लास के ऊपर से बताया था कि प्रैक्टिस करना है मैथ। हाँ तो करना, क्या दिक्कत। मैथ्स क्लास प्रैक्टिस कर लेना, क्या दिक्कत उसमें है क्या कुछ। इन्होंने प्रैक्टिस करके भेजा है, क्या नाम है इनका। नहीं सर। पता नहीं क्या नाम है यार, ना प्रदीप, प्रदीप ने भेजा है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ये ग्रुप में भी डाल देंगे वो प्रोग्राम। चलिए फिर अब मुझे क्लास लोडिंग के बारे में भी समझाना है, तो क्लास लोडिंग वाला टॉपिक थोड़ा आगे मैं बताता हूँ, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक क्लास लोडिंग टाइम पे चलता है, आपको पता ही है। और इनिट इनिट ब्लॉक हो गया आपका, स्टैटिक ब्लॉक हो गया, क्लास हो गया, कंस्ट्रक्टर की कहानी समझ में आ गई। क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इनिट स्टैटिक रैपर क्लास बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, मेन मेथड की पूरी कहानी समझ में आ गई, है ना। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डेटा शैडोइंग, है ना। डेटा शैडोइंग पढ़ेंगे, जिसका यूज पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस वगैरह सारी बहुत सारी चीजें हैं।
सर क्या हमारे कोर्स में रिकर्शन का कंसेप्ट आएगा? रिकर्सन का रिकर्सन रिकर्सन बताया नहीं था? रिकर्सन के थ्रू एक प्रोग्राम भी हमने चलाया था शायद। रिकर्सन नहीं में सर, कौन सी बड़ी बात है, रिकर्सन का हमने रिकर्सन कर इतना। लीजिए। जी सर। रिकर्सन कोई बड़ी चीज है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या रिकर्सन? नहीं सर, मैंने इतना ज्यादा भी उस पर किया नहीं, ट्राई नहीं किया, तो मैं सिर्फ पूछ रहा था कि अगर हमारे किसी कोर्स ने में है या शायद तो। किसी ने रिकर्सन का प्रोग्राम बनाया भी था इसमें से। हाँ, प्रीतम ने बनाया था। प्रीतम ने रिकर्सन का प्रोग्राम बनाया था और बना के दिखाया था। वो तो कोई भी बता देगा रिकर्सन। नहीं समझ में आता है आपको रिकर्सन? नहीं सर, मैं वो बात नहीं है, मैंने अभी ट्राई नहीं किया, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि मैं कंसेप्ट देख रहा था ना सारे, कि क्या 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 है हमारे सिलेबस में सारा। तो रिकर्शन होता है कि जब एक फंक्शन अपने आप को ही खुद ही कॉल करती है तो उसे रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, उसे रिकर्शन बोलते हैं। ठीक है, एक फंक्शन बनाओ, वो अपने आप में ही अपने आप को ही कॉल करती है, वही रिकर्सन कहलाता है। तो ये क्लास लोडिंग और कमांड लाइन आर्गुमेंट की भी कहानी थी। फॉर नेम न्यू इंस्टेंस, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। एंड स्टैटिक ब्लॉक, मेन मेथड की कहानी, डेटा सेट। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको पहले रैपर क्लास तो बता ही दिया, क्लास लोडिंग को ही अच्छे से समझा देता हूँ। आप लोगों ने स्टैटिक ब्लॉक, इनिट ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर सबको यूज करते हुए एक लास्ट टाइम पे आप लोगों को प्रोग्राम दिया था, वो प्रोग्राम का आपने आउटपुट निकाला था? हाँ जी, लास्ट टाइम पे आप लोगों को एक प्रोग्राम जो दिया था, यस सर। स्टैटिक ब्लॉक, इनिट ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, उसका आउटपुट निकाल लिया था? यस सर। ओके, तो क्या आउटपुट आया था? हाँ जी, क्या आउटपुट आया था? सर वो सर तो उसमें फ्लो सारे था ना मारा पूरा। था, दिस इज इनिट ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, वो डाले थे सर। मतलब आउटपुट समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं थी? यस सर, यस सर, समझ में आ रहा था। आ रहा था आ रहा था। चलो ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, मतलब मेनली हमें वही स्टैटिक ब्लॉक जब हमने पढ़ा था, तो स्टैटिक ब्लॉक को पढ़ने के बाद जो है हम वही क्लास लोडिंग का मतलब समझ लेते हैं, क्लास लोडिंग क्या होती है, कैसे कैसे होती है। लेकिन उन्होंने रिकर्सन के बारे में पूछा है, तो रिकर्सन कोई मुझे बताए कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे चल लेते हैं। बताइए भाई, कोई बता दे रिकर्सन क्या होता है? व्हाट इज रिकर्सन? रिकर्सन या रिकर्सिव फंक्शन? रजनीकांत पता है? नो सर, नहीं पता। प्रीतम, प्रीतम है या प्रीतम नहीं है? किसी को नहीं पता है? हाँ सर, पता है सर। बताइए बताइए। The recursion is a process of when a function call itself, I mean called by itself. So then it is called recursion. In factorial, we are giving recursion examples like factorial program, and when you try to, I mean, recursive method का वो हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ सर, रिकर्सन जो होता है ना, मतलब when a function called by itself, then it's called recursion sir. So recursion में I mean any kind of factorial, if you try to find any kind of a factorial of a number, then it is you will try the approach of recursion sir. So we will आपका definitely आवाज try पता नहीं क्यों to कट जाता है यार, सबका आवाज एकदम क्लियर आता है, मेरा भी आवाज आपको एकदम क्लियर आ रहा होगा। हमारा है। वैसे आपने जो बताया समझ में आया कि मतलब फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, बिल्कुल सही है। रिकर्सन इज द प्रोसेस इन विच अ मेथड कॉल इटसेल्फ कंटिन्यूअसली, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। Yes. ठीक है ना, और मतलब जो एक कोई factorial फंक्शन जो है
वो अपने आप को अगर बार बार कॉल करता है तो वो रिकर्सिव फंक्शन बन जाता है। तो ये प्रोग्राम को थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटा बना देता है। With the help of recursion, अब जैसे हमें फैक्टोरियल ही निकालना है तो हम रिकर्सन के थ्रू बहुत इजीली निकाल लेते हैं, है ना। तो ये प्रोग्राम को थोड़ा छोटा बना देता है, बट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड होता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है समझना, और कोई बात है नहीं। ठीक है। पर सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर ऑर्डर ऑफ गेन में हो जाता है, मतलब लॉग गेन में मत चला जाता है सर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे होता है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा हाई हो जाता है सर। पता नहीं क्या। अनिकेत समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? नहीं सर, आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो कोई और कोई, चलिए ठीक है मैं बताता हूँ, नहीं कोई बताएगा तो। और बाकी तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ। अब देखिए जब भी रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं ना तो उसका रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ देना चाहिए। जैसे मान लो कि एक क्लास है, क्लास के अंदर लेट से मैंने कोई फंक्शन बनाया वाइड शो, है ना, और इसका रिटर्न टाइप नहीं दिया, तो ये रिटर्न टाइप नहीं देंगे तो फिर ये इनफाइनाइट चलने लगेगा। मतलब ये समझ लो कि इसको इसको कहीं हम रोक ही नहीं पाएंगे, है ना। अब एक फंक्शन अपने आप को अगर कॉल करता है और अगर हम इस पे कुछ कंडीशन नहीं देंगे, म्यूट कर लीजिए जिसने नहीं म्यूट किया है प्लीज, तो फिर क्या होगा, फिर ये अपने आप को कॉल करने लगेगा, बहुत देर तक कॉल करने लगेगा। तो कुछ रिटर्न करा के, कुछ कंडीशन देके फिर इसको हम रोक सकते हैं कि भाई अगर ये वैल्यू रिटर्न कर दे तो यहाँ पे रुक जाए, ऐसा कुछ कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है। रिकर्सन का मतलब जैसे आपका, मेरा नाम है सूर्या और कहीं पे लिख दो सूर्या, या मैं ही बोल रहा हूँ सूर्या 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 सूर्या, बस वही बात हो गई, मैं अपने आप को ही बुला रहा हूँ। उस तरह से एक फंक्शन जब अपने आप को ही बुला रहा है बार बार, उसी को रिकर्सन बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये समझ लो मेरा टेस्ट ही इज इक्वल्स टू टेस्ट, और ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, टी डॉट शो अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ से तो हमने फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन का आउटपुट मिल जाएगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैंने यहाँ पे लेट से शो मैसेज ऐसे दे दिया, और इस शो को अपने आप मतलब इसी के अंदर कॉल कर दिया, तो ये अपने आप को ही कॉल करना शुरू कर देगा। यही हो गया रिकर्सन। ठीक है, बोलो भाई अनिकेश, क्लियर है? यस सर। कहाँ पे हुआ रिकर्सन? यहाँ पे हुआ रिकर्सन, ये अपने आप को कॉल कर रहा है। लेकिन जब भी ऐसा करते हैं ना तो रिटर्न टाइप कुछ देना चाहिए, नहीं तो रिटर्न टाइप नहीं दोगे और रिटर्न नहीं करवाओगे या कुछ कंडीशन लगा के इसमें कुछ नहीं करोगे, तब तक ये तो चलता ही रहेगा ना। सिस्टम का एस स्मॉल लिख लिया मैंने, क्यों भाई? ठीक है, ये देखिए जावा सी टेस्ट, ये देखिए ये चल रहा है, ये अपने आप को कॉल कर रहा है, ये कॉल कर रहा है। ये जब पूरा मेमोरी फुल, कंट्रोल सी करके मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो जब मेमोरी फुल हो जाएगी, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, तो यहाँ पे वो रुक जाएगा फिर। तो इसीलिए हमें जो है रिकर्सन को किसी मतलब कंडीशन के हिसाब से हम उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो बताओ हम रिकर्सन, कोई जरूरी नहीं है कि रिटर्न टाइप ही दो, मतलब कोई कंडीशन आप लगा दो कि अगर इसकी कंडीशन की वैल्यू ये हो जाए तो यहाँ पे ये रुक जाए या कुछ ब्रेक हो जाए, या कुछ भी ऐसा कंडीशन आप दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई एक काउंटर ले लेता हूँ, स्टैटिक इंट काउंटर, राइट। तो काउंटर वेरिएबल काउंटर इज इक्वल टू 0 यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, काउंटर इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, और इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस वैल्यू को काउंटर प्लस प्लस, ठीक है ना, और यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि इफ काउंटर इज लेस देन इक्वल टू, लेट से मैंने यहाँ दे दिया 3, है ना, तो फिर एक काम करना, ये वैल्यू प्रिंट हो जाना, बाकी शो प्रिंट हो जाना, बाकी मैंने इसमें ये इस तरह से कंडीशन लगा दिया। ठीक है, और नहीं तो फिर ये दूसरे वाले लाइन को ही चलाएगा। ओके,
तो या ये पूरे मतलब मेरे ख्याल से ये पूरे लाइन को चलाना चाहिए, मल्टीपल स्टेटमेंट है ना। चलो ठीक है, कंपाइल कर दिया, काउंटर के आगे सेमीकोलन नहीं लगाया, कंपाइल कर दिया और यहाँ से इसको रन कर दिया। और ये काउंटर की वैल्यू 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, देन काउंटर प्लस प्लस। कंडीशन सही लिखा हुआ है हमने? हाँ जी, कंडीशन सही लिखा है हमने। 0 की वैल्यू लेस देन नहीं इक्वल टू। सर, हाँ जी, सर ब्रैकेट में ले लो क्योंकि 2 लाइन है ना, ब्रैकेट में चलेगी इफ एल्स कंडीशन वाले में। ठीक है, इफ कोई पूरे को ले लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये 3 टाइम्स चल सर गया। स्क्रीन बहुत लेट चल रही है। ठीक है, अभी आई? स्क्रीन तो आ रही है लेकिन जो एक्टिविटी है सब लेट चल रही है सर इसमें। अभी क्या दिख रहा है आपको? सर 3 बार आउटपुट दिख रही है बस, शो बस रिफ्रेश नहीं कर यही है, 3 ही बार आउटपुट जो है ये लगाया गया है, इसी तरह से है ये। ठीक है, तो इसे यही कहलाता है रिकर्सिव ये ठीक। फंक्शन। अब रिकर्सिव फंक्शन को लगा के हम एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकालें। रिकर्सिव फंक्शन को लगा के हम फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, इसमें समझते हैं। ये सपोज करो कि हमने कोई एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, वाइड शो के जगह पे यहाँ पे ले लिया हमने फैक्ट, और इसमें एक हमने इनपुट पैरामीटर ले लिया, इंट एक्स ले लिया, एन ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, फैक्ट एक फंक्शन है, फैक्टोरियल हमने निकालने के लिए किया है, और फैक्ट फंक्शन का हम यहाँ से कॉलिंग कर रहे हैं। अब हमें फैक्टोरियल किसका निकालना है? फैक्टोरियल निकालना है लेट से 5 का, तो यहाँ 5 पास कर देते हैं, ठीक है। और इससे हमें एक फैक्टोरियल नंबर निकल के आएगा, तो इसको हम इंट आर में होल्ड कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वेरिएबल में हम लिख देते हैं भाई फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले हमने जो नंबर लिया है उस नंबर की वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो नंबर की वैल्यू है क्या इक्वल टू 1 है? अगर इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर देना 1, ठीक है ना, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा ना। नहीं तो रिटर्न कर देना यहाँ से हमने क्या कर दिया, जो नंबर है मल्टीप्लाई बाई फैक्ट, यानी कि सेम फंक्शन को हम कॉल कर देंगे, और बल्कि इसका रिटर्न टाइप हम यहाँ से इंट लगा देते हैं। फैक्ट सेम फंक्शन को कॉल करेंगे और n-1 कर देते हैं, बस हो गया, फैक्टोरियल निकल के आ गया। ये हो गया रिकर्सिव फंक्शन फॉर फैक्टोरियल। दिख रहा है? हाँ जी, अब स्क्रीन आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर, ठीक आ रही है। बस आप इप लिख दो, जो आई लिख रहा है इप की जगह। अब ने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया। क्या करेंगे भाई, इसको मैं सिंगल, इफ लिख दो सर, आई लिख रखा है तुमने। ओहो हो सॉरी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर दिया यहाँ। सिंगल स्टेटमेंट तो बिना करली ब्रेसेस के भी तो चल जाता है। रिटर्न की स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, RETURN।
ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 6 का फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल निकालो। अब वो आपका होता है फैक्टोरियल, तो समझते होगे अनिकेत, फैक्टोरियल समझ में आता है सबको या नहीं समझ में आता है? यस सर। हैं? यस सर, समझ आता है, आता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 5 का फैक्टोरियल 120 आया, इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना? तो यस मुझे इस सर। तरह का कुछ काम करना है। तो देखिए यहाँ पे करा क्या गया, फैक्टोरियल 4 का यहाँ पे निकाला गया, तो 4 नंबर में गया, उसने चेक करा इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है, 1 नहीं है। अगर 1 का फैक्टोरियल हम निकालेंगे तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा। 1 के केस में ये 1 ही रिटर्न कर देगा, इसलिए ये फॉल्स कंडीशन के अंदर डाल दिया गया है। अगर 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, वो एल्स में जाएगा और जो भी नंबर होगा उसमें फैक्ट कर देगा, अपने आप को ही फंक्शन कॉल कर देगा और उसकी रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये कॉल करते रहेगा करते रहेगा करते। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कुछ रिटर्न करा देना चाहिए, ठीक है, आपके फंक्शन से, जिससे कुछ रिटर्न वैल्यू आए और रिटर्न वैल्यू को हम यूज कर पाए कंडीशन के हिसाब से, फिर ये ब्रेक भी हो जाएगा। जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने काउंटर लिख दिया, तो बस ऐसे यही होता है। तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव, दैट्स इट, यही होता है। चलिए भाई, तो ये रिकर्सिव फंक्शन की कहानी हो गई खत्म। बाकी और कुछ रिकर्सन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, तो आप जरूर कोई और क्वेरी हो तो बताइए, देख लीजिएगा, फिर कोई क्वेरी होगी जरूर पूछिएगा, है ना? रिकर्सिव फंक्शन मतलब रिकर्सन के थ्रू बहुत सारे मतलब प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। कोई भी सीरीज वीरीज आपको बनाना है तो इसके थ्रू आप बना सकते हैं। कई बार स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि अब जैसे ये फैक्टोरियल का ही प्रोग्राम है, कोई जरूरी नहीं रिकर्सन से ही बनाओ, आप नॉर्मल भी तरीके से बना सकते हो, बट कहीं वहाँ पे आप कंडीशन डाल दो कि मुझे ये प्रोग्राम रिकर्सन से बनाना है तो नहीं बन पाएगा। तो जैसे फैबनो की सीरीज निकालनी है तो आप रिकर्सन के थ्रू निकाल सकते हो। फैबनो की सीरीज तो समझते हो? हाँ जी, सर नाम सुना है यस सर, लेकिन यस सर, पता नहीं इसका। पता है किस सर। क्या पता है, बताइए अनिकेश, क्या आता है बता दीजिए। सर जैसे हमने कोई भी नंबर एंटर किया, सपोज हम पूछेंगे सीरीज हमें कहाँ तक लेनी है। सपोज हम लोग सीरीज ले रहे हैं 5 तक, तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए, जैसे 1 सबसे पहले नंबर क्या आता है, 1 और 2, तो 1 और 2 का सम क्या होता है हमारा 3, वो प्रिंट होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके अगले नंबर जो है, मतलब एंडिंग के 2 नंबर जो है वो प्लस होते जाते हैं, अगला नंबर उसके साथ प्लस होता जाता है, 1 2 3, फिर 2 और 3 5, ऐसे हमारे आउटपुट प्रिंट होती रहती है। फिर उसके बाद 3 और 4 7, ये आउटपुट होगी। बिल्कुल सही बात। मतलब देखो फैबनो की सीरीज में क्या होता है, अगर फैबनो की सीरीज मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो ऐसे होता है 0 1 1 2 3 5 8 13 21, ठीक है, इस तरह से ये होता है फैबनो की सीरीज। अब आप बताओ कि ये कैसे आया है। हाँ जी भाई, 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 1 को जोड़ोगे 2 आएगा, फिर 2 3 को जोड़ोगे 5 आएगा, 5 और 8 को 13, 13 और 8 21, इस तरह से कैलकुलेट होता रहता है नंबर। ये फैबनो की सीरीज कहलाता है। तो ये भी आप रिकर्सन का यूज करके बनाइएगा, यूज रिकर्सन, ठीक है, ओके। देखिए छोटे मोटे प्रोग्राम बहुत सारे हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू लेवल पे अगर तैयारी आप कर रहे हो, तो जैसे किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना, आर्मस्ट्रॉन्ग निकालना, पैलिंड्रोम निकालना, प्राइम नंबर निकालना, फैक्टोरियल निकालना, ये कॉमन चीज है, ये तो मतलब पूछा ही जाता है कि भाई ये नंबर का फैक्टोरियल निकाल के दिखाओ, रिकर्सन के थ्रू, बिना रिकर्सन के थ्रू करके दिखाओ, प्राइम नंबर चेक करो, फैक्टोरियल निकालो, प्राइम नंबर चेक करो, आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करो, पैलिंड्रोम चेक करो, है ना? पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तो मतलब नंबर्स का भी हो सकता है, स्ट्रिंग का भी हो सकता है। स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करो बिना कोई फंक्शन कॉल करे, अपना लॉजिक लगा के,
हाँ जी, बोलो भाई, बोल नहीं रहे हो आप? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जी प्लीज सर। इन चीजों को जरा चेक करिए प्लीज। तो क्लास लोडिंग के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास लोडिंग, क्लियर होना चाहिए आपको, है ना, कि क्लास लोडिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है क्लास लोडिंग। वैसे मैंने थोड़ा बहुत समझा रखा है पहले, तो कोई बताए मुझे क्या होता है क्लास लोडिंग, बताएगा कोई? कोई नहीं बताएगा, अरे सामने देख के ही बता दो भाई। क्लास लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी। मतलब एक क्लास के अंदर बहुत सारी क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे जैसे सपोज करो कि मैंने एक जावा की सर कोई आपकी क्लास स्क्रीन बनाई। रुकी है बहुत। मेरी स्क्रीन रुक गई है, क्या दिख रही है? जी सर। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? स्क्रीन सर सही रुकी हुई थी। कि दिख क्या रहा है वो तो बताओ स्क्रीन में। सर करीब 1 मिनट लेट क्लास चल रही लोडिंग है सर। स्क्रीन। सर क्लास लोडिंग दिख रहा है सर। क्लास लोडिंग ही ओपन है। अच्छा चलो, 1 मिनट अगर देरी चल रही है। अभी मैंने कुछ लिखा है नोट पैड पे, दिखा? नो सर। नो नो सर। ओ सर। अच्छा, तो सही में स्क्रीन इसका मतलब धीरे चल रहा है, अभी भी नहीं दिखा? सर बहुत लेट चल रहा है। नहीं सर, अभी भी नहीं। नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा। हाँ धीरे चल रही है, सही कह रहे हो, कोई बात नहीं। चलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, मेरे तरफ से ही प्रॉब्लम है, तो मैं सही करता हूँ इसको तब तक। तो मैं बात कर रहा था क्लास लोडिंग की। क्लास लोडिंग क्या होती है? तो देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम जावा का कंपाइल करने के बाद रन करते हो, तो प्रोग्राम रन होने से पहले मेमोरी में स्टोर मतलब लोड होता है। आपने लिखा जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, फिर लिखेंगे आप जावा, उसके बाद क्लास का नाम। तो जावा क्लास का नाम लिखने से प्रोग्राम रन होता है, राइट? लेकिन रन होने से पहले मेमोरी में स्टोर होता है, वो मेमोरी में स्टोर होता है, और उसी स्टोर होने की प्रोसेस को क्लास लोडिंग बोला जाता है। कहते हैं क्लास लोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ मेमोरी। और क्लास के अंदर क्या क्या होता है भाई? क्लास के अंदर डेटा मेंबर होता है, मेंबर फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, इनिशियलाइजर्स होता है, ये सारी चीजें। तो ये मेमोरी के अंदर किसी न किसी एरिया में जाता है, और जब तक जाएगा नहीं तब तक स्टोर नहीं होगा, तो ये प्रोग्राम में चलेगा कैसे? कहीं न कहीं आप सारी चीजें मेमोरी में तो स्टोर होंगी, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी मेमोरी में कहीं न कहीं स्टोर होगा, है ना? तो क्लास की जो अलग-अलग इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी में किसी न किसी एरिया में जा रही है, और वो क्लास की वो सारी इंफॉर्मेशन जो मेमोरी में अलग-अलग एरिया में जा रही है, वही कहलाती है क्लास लोडिंग, ठीक है? और ये रन होने के जस्ट पहले का प्रोसेस है। रन होने के जस्ट पहले होने का मतलब पहले का प्रोसेस है, रन होने से थोड़ी देर पहले होता है लोडिंग। यानी कि पहले होती है लोडिंग, लिंकिंग एंड देन इनिशियलाइजेशन। ये हमारा मतलब क्लास लोडिंग प्रोसेस में 3 मतलब स्टेप्स होते हैं। आप लोगों ने जेवीएम का आर्किटेक्चर तो देखा ही होगा, उसमें ये बताया गया है। अब ये जो लोडिंग होती है ये कौन करता है? ये क्लास लोडर करता है। ये लोडर्स कितने टाइप का होता है? बेसिकली 3 टाइप के क्लास लोडर होते हैं, है ना? एक होता है हमारा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो 3 तरह की क्लास लोडर होते हैं जो क्लास लोडिंग करते हैं। बोलिए भाई, क्लियर है या कोई दिक्कत है? क्लियर है सर, ये तो क्लियर। तो क्लास लोडिंग कौन करता है? जेवीएम करता।
जेवीएम करता है क्लास लोडिंग, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। क्लास लोडिंग क्या होती है ये तो बता दो, व्हाट इज क्लास लोडिंग? क्लास लोडिंग क्या होती है, व्हाट इज क्लास लोडिंग? सर लोडर्स करते हैं, बेसिकली लोडर्स करते हैं, जेवीएम के अंदर हमारे पास लोडर्स होते हैं, वो करते हैं। जेवीएम के अंदर क्लास लोडर्स पड़े हुए हैं जो लोडिंग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और होती क्या है क्लास लोडिंग? और सर क्लास लोडिंग हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्लास स्पेसिफिक जो डाटा होता है या इन्फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं, उसे हम लोग क्लास लोडिंग कहते हैं। तो हम करते ही है या मतलब अपने आप होता है? जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है, जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो रन होने से पहले वो मेमोरी में स्टोर होता है, और उसी मेमोरी में स्टोर होने वाली प्रोसेस को ही हम क्लास लोडिंग बोलते हैं। समझ रहे हो आप? फिर से मैं बताता हूँ, क्लास लोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी। जैसे सपोज करो आप सीएमडी पे हो, एज्यूम करो, सब लोग तो अभी तक इतना इस लेवल पे तो पहुंच चुके हैं कि कुछ एग्जांपल्स कर सकते हैं। सीएमडी में हो, आपने लिखा जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, तो क्या क्लास लोडिंग हो गई? बोलिए, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा लिखते ही क्लास लोडिंग हो गई या नहीं हुई? नो सर, नहीं हुई ना? नो क्या सर। हुआ उतने उस टाइम पे? क्या हुआ? कंपाइलेशन? यस सर। बिल्कुल, उस टाइम पे कंपाइलेशन हुआ, क्लास लोडिंग नहीं हुई। ओनली कंपाइलेशन। क्लास लोडिंग कब होती है? हम्म? सर जब हम लोग रन करने के लिए जाते हैं जावा और क्लास के नाम से। जब क्या लिखते हैं रजनीकांत, क्या लिखते हैं जब? सर जावा और क्लास नाम लिख के जब रन करने जाते हैं ना सर, तभी होता है, रन करने से पहले। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जावा और क्लास का नाम लिखेंगे तो रन होने से पहले क्लास लोडिंग होगा। सही बात है। जावा क्लास का नाम है ना, देन क्लास लोडिंग शुरू हो जाएगी। परफेक्ट, सही कह रहे हो। तो पहले क्लास लोडिंग ही होगी भाई, सिंपल सा मतलब है। जेवीएम हमारे प्रोग्राम को रन करता है, अब जेवीएम प्रोग्राम को रन तो तभी कर पाएगा ना जब क्लास लोडिंग हो जाएगी, क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। जब तक क्लास लोड नहीं होगी प्रोग्राम रन कैसे होगा? तो क्लास लोडिंग जो है रन होने के टाइम पे ही होता है, जावा और क्लास का नाम जब आप लिखते हैं। ठीक है, जावा और क्लास का नाम जैसे ही आपने लिखा तो पहले क्लास लोडिंग हुई, देन प्रोग्राम रन हुआ। एक बार मैं दोबारा स्क्रीन जरा स्टॉप करके स्टार्ट शेयरिंग करता हूँ। अभी दिख रही है स्क्रीन? मैंने नोटपैड में कुछ लिखा है, दिख रहा है आपको? नो सर, अभी ये खुला हुआ है, नहीं MS सर, वर्ड खुला हुआ है। हैं? अभी दिख रहा है, ऑल टाइप क्लास लोडर से दिख रहे हैं। चलिए अब बढ़िया, अब मतलब दिख रहा है, आप जी सर। फास्ट, अब आप फास्ट दिख रहा है। चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो देखिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको ऐसे ही, मतलब जैसे अभी तक हम लोग क्लास तो बनाते आ रहे हैं ना, तो लेट से ये टेस्ट वाली क्लास थी, इसको मैंने कंपाइल कर दिया, जावा सी से कंपाइल हो गया है ना। तो अभी क्लास लोडिंग नहीं हुई, ये लोडिंग नहीं हुई। अब आप लिखेंगे जावा और क्लास का नाम, जब लिख के एंटर मारेंगे तो सबसे पहले ये जो जावा और क्लास का नाम लिख के जब आप एंटर मारते हो तो जावा नाम का टूल जो होता है ये सबसे पहले क्या करता है, जेवीएम नाम के सॉफ्टवेयर को लॉन्च करता है। यानी कि आप बोल सकते हो सबसे पहले जेवीएम चलता है। जेवीएम क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में आता है तो वो प्रोसेस बन जाता है, यानी कि जेवीएम नाम का प्रोसेस मेमोरी में चल जाता है। और जेवीएम प्रोसेस के अंदर से बहुत सारे सब प्रोसेस चलते हैं जो मतलब प्रोग्राम को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें से एक सब प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं मेन। तो ये जावा का प्रोग्राम जेवीएम के ऊपर एक मेन सब प्रोसेस पे चलता है, और सब प्रोसेस को एक दूसरा भी नाम दिया जाता है, दैट इज थ्रेड। थ्रेड भी बोलते हैं हम, सब प्रोसेस को थ्रेड भी बोलते हैं।
तो यानी कि जावा का प्रोग्राम कैसे चलता है, पहले चलता है जेवीएम, जेवीएम के ऊपर चलता है मेन नाम का थ्रेड। तो जेवीएम एक प्रोसेस है और मेन उसका एक थ्रेड है। तो जावा में सबसे पहले जेवीएम चलता है, जेवीएम के ऊपर मेन थ्रेड चलता है और मेन थ्रेड के ऊपर सबसे पहले होती है क्लास लोडिंग। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया जावा का प्रोग्राम कैसे चलता है, क्यों, कौन से थ्रेड पे चलता है, तो आप बोल सकते हैं कि जी मेन थ्रेड पे चलता है। ठीक है, मेन मेथड नहीं, मेन मेथड अलग चीज है, मेन थ्रेड अलग चीज है। थ्रेड पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये मेन थ्रेड क्या है। ठीक है, तो जेवीएम के ऊपर एक सेपरेट थ्रेड पे चलता है जिसका नाम मेन थ्रेड होता है। जावा का प्रोग्राम जेवीएम के ऊपर एक सेपरेट थ्रेड पे चलता है जिस थ्रेड का नाम है मेन थ्रेड। मेन थ्रेड पे ही सारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, पूरा प्रोग्राम उसी मेन थ्रेड पे ही चलता है। क्लियर? ओके। अच्छा, उस मेन थ्रेड पे जो सबसे पहला काम होता है वही होता है क्लास लोडिंग। और क्लास लोडिंग टाइम पे क्या क्या होता है मैं बता चुका हूँ। क्लास लोडिंग टाइम पे अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो कि इंटरनली मेमोरी के अंदर कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें होती हैं, ये मैं बता चुका हूँ। कोई मुझे बताएगा, कोई समझाएगा कि क्या क्या होता है क्लास लोडिंग टाइम पे? क्लास लोडिंग टाइम सर पे क्लास के अंदर जो सारा भी हम्म, सर क्लास लोडिंग टाइम पर क्लास के अंदर जितने भी सर हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं ना सर, वो जाके सेव हो जाता है सर। मेमोरी में। और सर क्लास, यस सर, और सर क्लास लोडर के मतलब सर क्लास लोडर पर ये क्लास लोडिंग चलती है। और ये क्लास लोडर जो होता है सर ये जेवीएम के अंदर होता है और क्लास लोडर पर ये क्लास लोडिंग चलती है सर। जैसे कुछ क्लास लोडर बूट, जैसे सर बूट स्ट्रैप है सर, इस यही सब क्लास लोडर है सर, इस पे चलता है। देखिए, मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ क्लास लोडिंग का मतलब एक और चीज होती है। सबसे पहले स्टैटिक डेटा को मेमोरी में मिलना, फिर स्टैटिक डेटा को मेमोरी मिलना, फिर उन पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज़ होना और फिर स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूट होना। ये 3 प्रोसेस होता है क्लास में। ये डिटेल में अगर आप मतलब थोड़ा अंदर मेमोरी में होता क्या है, सबसे पहले ये होता है मेमोरी इज़ एलोकेटेड टू द स्टैटिक डेटा मेंबर। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर initialized to the static data member. तीसरा, static block are executed in given order. ठीक है, तो memory is allocated to the static data member, default values are initialized to the static data member and static block are executed in given order. ये 3 जो काम होते हैं ना, ये आपके क्लास लोडिंग टाइम पे होते हैं। क्लास लोडिंग टाइम पे स्टैटिक से रिलेटेड सारी चीजें हो जाती हैं। अभी दिख रहा है ना जो लिखा हूं मैं? यस सर दिख रहा है। ये प्रोसेस आपकी क्लास लोडिंग टाइम पे होता है। मेमोरी एलोकेट होना स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए, उन पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू चले जाना। स्टैटिक डेटा मेंबर की भी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, उन और स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूट हो जाना, ये क्लास लोडिंग प्रोसेस के अंदर आ जाता है। क्लियर? बताइए भाई, बोलिए। सर क्लास लोडिंग टाइम पे सिर्फ स्टैटिक का सारा चीज होता है। सारा स्टैटिक का, स्टैटिक से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं लगभग। बिल्कुल। लेकिन एक काम है, अगर सपोज करो क्लास लोडिंग टाइम पे यानी कि स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। ऐसा भी है, जैसे स्टैटिक ब्लॉक में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं सर। तो उसी के अंदर ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपका मतलब
स्टैटिक मतलब क्लास लोडिंग की कहानी। अच्छा, अब ये लोडिंग लोडर्स करता है, ठीक है। और ये क्लास लोडर्स जो होता है 3 टाइप का होता है, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर किसी क्लास को मेमोरी में लोड करने के लिए उस क्लास को कहाँ से सर्च करेगा, किस जगह से उठाएगा, rt.jar से उठाएगा। rt.jar जो हमारी जावा की खुद की लाइब्रेरी फाइल है, जो खुद का जार फाइल है, वहां से उसे उठाएगा। एक्सटेंशन क्लास लोडर किसी क्लास को लोड करने के लिए ext फोल्डर के पास जाएगा, और एप्लीकेशन क्लास लोडर आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल आपकी क्लास पाथ से जाके उसे सर्च करेगा, ठीक है ना। अब एक और सबसे बड़ी बात होती है कि जो क्लास लोडिंग होती है ना, उस क्लास लोडिंग के दौरान क्लास की इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर होती है, राइट। लेकिन जैसे आपने कोई क्लास बनाई है ए नाम से या बी नाम से या टेस्ट नाम से, उस टेस्ट क्लास में मान लीजिए सिस्टम क्लास भी यूज हो रही है, थ्रेड क्लास भी यूज हो रही है, स्ट्रिंग क्लास भी यूज हो रही है, तो क्या सिस्टम के साथ साथ वो बाकी भी क्लासेस मेमोरी में स्टोर होती है या एक ही क्लास मेमोरी में स्टोर होता है? आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिए। जैसे टेस्ट क्लास है, इसमें और भी क्लासेस इसके साथ हैं, इसके साथ सिस्टम क्लास भी है, स्ट्रिंग क्लास भी है, ये 2 क्लासेस हैं, तो क्या ये भी मेमोरी में स्टोर होंगी या केवल या टेस्ट ही क्लास मेमोरी में स्टोर होगा? हाँ जी। टेस्ट ही होगा सर, वो मेमोरी को यूज वेस्ट मतलब हम लोग वेस्ट ही करेंगे ना, और फिर से ओवरराइड कर रहे होंगे उसके अंदर, मतलब अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो अगर नहीं हो सपोज सकता सर। अगर टेस्ट ही मेमोरी में स्टोर होगा, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो एक काम कर लीजिएगा ना आप, एक काम कर लीजिए, अगर ऐसा कह रहे हो तो 2 क्लास बना के देख लीजिएगा। अच्छा, लोडिंग टाइम पे क्या चलता है ये भी बात बताइए, स्टैटिक ब्लॉक चलता है या नहीं चलता है? अच्छा, अगर आपको ये देखना है ऊपर से, चलो ठीक है, अंदर से तो मेमोरी में क्लास स्टोर हो गई नहीं हुई वो तो देख के पता चल जाता है, लेकिन अगर ऊपर से आपको देख के पता लगाना है कि जी ये क्लास मेमोरी में स्टोर हो गई है, इसका क्लास लोडिंग हो गई है या नहीं हुई है, ये कैसे पता लगा पाओगे आप? हम्म इस चीज को पता लगाना है कि क्लास मेमोरी में स्टोर हो गई है या लोड हो गई है या नहीं हुई है, ये कैसे पता लगेगा? सर रन करने के बाद। नहीं, रन करने के बाद तो ठीक है, रन करके ही तो पता चलेगा, रन होने से पहले लोडिंग होती है। सिंपल सा मतलब है, क्लास लोडिंग टाइम पे स्टैटिक ब्लॉक चलता है, स्टैटिक ब्लॉक में जो कोड लिख दोगे वो क्लास लोडिंग टाइम पे चलता है। अगर किसी क्लास का स्टैटिक ब्लॉक सक्सेसफुली चल गया, इसका मतलब क्लास लोडिंग हो गई। सही बात है कि जी गलत सर बात बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही बात। तो अब हम क्या कर देते हैं कि भाई 2 क्लासेस बनाएंगे और दोनों के अंदर स्टैटिक ब्लॉक बना लेंगे, आपकी क्लास के अंदर भी स्टैटिक ब्लॉक बना लेंगे, अपनी क्लास के अंदर भी स्टैटिक ब्लॉक बना लेंगे। 2-3 क्लासेस ऐसे, जैसे सिस्टम क्लास यहाँ यूज हो रही है, ऐसे स्ट्रिंग यहाँ यूज हो रही है, ऐसे उस क्लास को भी यहाँ यूज कर लेंगे, और जब चलाएंगे देखेंगे क्या उसका भी स्टैटिक ब्लॉक चल गया। जब उसका भी चल जाएगा तो इसका मतलब क्लास लोडिंग जब होती है तो केवल आपकी क्लास की मेमोरी नहीं मिलती है, बाकी जो क्लासेस उसमें यूज होती है, उसकी एसोसिएटेड क्लासेस जो उसमें यूज होती है, उसको भी मेमोरी मिलती है। और ऐसा होता है बिल्कुल, है ना? ऐसा होता है, केवल आपकी क्लास मेमोरी में स्टोर नहीं होती है, उस क्लास उससे एसोसिएटेड भी जो क्लासेस होती हैं वो भी मेमोरी में स्टोर होती है, उनको भी मेमोरी मिलती है। अब क्लियर है? तो कहने का मतलब है केवल वेस्टेज नहीं करेंगे, ऐसा है भाई, कंसेप्ट है। अगर वो मेमोरी में नहीं आएगा तो उसको यूज कैसे हो? तो जिस तरह से आपकी क्लास स्टोर होती है उस तरह से सिस्टम भी स्टोर होगी, थ्रेड भी स्टोर होगा, बाकी उसके एसोसिएटेड क्लासेस भी स्टोर होंगे। तभी तो अलग अलग क्लास लोडर का अलग अलग रोल है। तो जैसे मेरी क्लास में सिस्टम यूज हो रही है, स्ट्रिंग यूज हो रही है, तो उसको लोड करने के लिए हमारा जो बूट स्ट्रैप क्लास लोडर है वो rt.jar में जाएगा, उसकी क्लास फाइल को सर्च करेगा और उसको लोड करेगा। अगर वो क्लास फाइल नहीं मिलेगी तो क्लास लोडिंग टाइम पे एक्सेप्शन आ जाएगी, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी। अगर कोई क्लास हम यूज कर रहे हैं उसकी बाइट कोड अवेलेबल नहीं है तो आ जाएगा भी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा है इसका मतलब वो क्लास मेमोरी में है नहीं और आप उसे यूज करने जा रहे हो, वो कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं है, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। बोलिए भाई। नहीं बोलेंगे?
नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। यस सर। कितना टाइम क्यों लेते हो बोलने में भाई आप लोग? चाय पीने लगते हो क्या आप सुबह सुबह? या पकौड़ी वगैरह पकौड़ी चाय नाश्ता ये सब कट रहा है पीछे बैकग्राउंड बैकएंड में यस सर। डेमन थ्रेड यस की सर। तरह हैं? क्या कह ठीक रहे हो है। यस सर मतलब? हैं? हाँ सर, मैं चाय ही पी रहा हूँ सर। सही है भाई। कतई कतई ईमानदार आदमी हो तुम। ठीक है, क्लास ए क्लास बी, ये हो गया क्लास लोडिंग। ये अब ये स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही है? यस सर दिख रही है। ये सर क्लास देख रही ए का ए के अंदर स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, यहाँ लिख दिया भाई ए इज लोडेड, यहाँ लिख देते हैं बी इज लोडेड। यहाँ लिख देते हैं भाई लोडिंग टेस्ट इज लोडेड। अब देखिए मैंने 3 अलग-अलग क्लासेस हैं और इसमें मैंने इन तीनों क्लासेस में कोई रिलेशन नहीं है। कोड कंपाइल हो गया और लोडिंग क्लास लोडिंग टेस्ट। किसका स्टैटिक ब्लॉक चला? किसका स्टैटिक ब्लॉक चला? बताएंगे आप लोग? किसका स्टैटिक ब्लॉक चला? दिख रहा क्लास नहीं? लोडिंग सर का। मैन का क्लास लोडिंग टेस्ट का। टेस्ट का सर टेस्ट। क्लास लोडिंग टेस्ट का है ना? जी सर। बाकी का क्यों नहीं चला? बाकी का क्यों नहीं चला? सर उस क्लास को इधर कॉल नहीं ना किया इसलिए। हाँ, यूज नहीं किया है हमने, यूज नहीं किया है तो मैं यूज करता हूँ। लीजिए मैं यूज करने जा रहा हूँ। ए इज इक्वल्स टू न्यू ए, बी इज इक्वल्स टू न्यू बी। बताओ भैया केस क्लियर हो गया या नहीं है? कोई दिक्कत है? यस चल रहा है सही है। सर क्लास लोडिंग टेस्ट पहले चला, सर समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी, क्लास लोडिंग टेस्ट पहले चला, ये समझ नहीं आ रहा कैसे चला। पहले कैसे चला मतलब? बाद में कैसे आया ये बताओ? सर बाद में जब आपने बनाया तब तो आया, इसमें कॉल कराया आपने ऑब्जेक्ट बनाकर। तो पहले वो क्लास लोड होगी कि पहले? भाई मतलब एक बात मुझे बताओ कि जैसे अगर कोई क्लास है, वो मेन क्लास है जिस जो क्लास मेमोरी में चल रही है और उसकी एसोसिएटेड क्लास भी हैं, तो वो पहले वो जो एसोसिएटेड क्लास है वो लोड हो जाएंगी या पहले मेन जो क्लास है वो लोड होगी? आप मुझे बताओ, आप जवाब दो। चल तो रही है क्लास लोडिंग टेस्ट, मेन क्लास तो वही है, रन तो वही हो रही है, तो वही लोड होगी ना पहले? जी सर। जी सर। नहीं समझ में आया? ये नहीं नहीं सर समझ में आ गया सर। भाई जो पहले सर क्लास। क्लास लोडिंग टेस्ट क्लास है यही तो मेमोरी में चल रही है ना, पहले यही तो चलेगी क्योंकि ये इसी का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं हम। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं ये स्टैटिक ब्लॉक ये जो ऑब्जेक्ट बनाने वाला कोड है ना, इसको कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, स्टैटिक ब्लॉक की सबसे टॉप वाली लाइन पे डाल देता हूँ। तो ठीक है, अब ए और बी क्लास पहले रन होके आएगी, अभी देखिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टैटिक जो ए और बी क्लास अगर पहले रन होके आ जाएगी तो इसका भी मतलब हो गया कि उसको पहले मेमोरी मिल गई।
किसकी लोडिंग हुई पहले? आप मुझे बताइए किसकी लोडिंग पहले हुई? ए और बी की लोडिंग पहले हुई या लोडिंग टेस्ट की पहले लोडिंग हुई? क्लास लोडिंग टेस्ट। ए और बी की सर। ए और बी की लोडिंग पहले नहीं हुई, पहले लोडिंग टेस्ट ये की लोडिंग हुई। सर टेस्ट सर क्लास पहले की लोडिंग क्लास पहले की हुई। ही हुई है। पहले क्लास लोडिंग टेस्ट की हुई है। क्यों? क्योंकि भाई वही लोड हुई है तभी तो उसका स्टैटिक ब्लॉक चला है, तभी तो उस स्टैटिक ब्लॉक में ऑब्जेक्ट बनाने का कोड आपने लिख पाया है। अगर वो नहीं चलता तो उसका स्टैटिक ब्लॉक नहीं चलता ना। वो तो मेमोरी में ऐसे ऊपर से दिख के आ रहा है ना। इंटरनली तो वो कहीं कहीं पहले क्लास लोडिंग टेस्ट चली है और उसके अंदर आपका स्टैटिक ब्लॉक चला है, उसका स्टैटिक ब्लॉक चला है। उसके स्टैटिक ब्लॉक में पहला लाइन लिखा हुआ है ए का ऑब्जेक्ट बना दो, बी का ऑब्जेक्ट बना दो, तो उसके ऑब्जेक्ट के बनते ही उसके वो भी मेमोरी में लोड हो गई। सिंपल सा मतलब था। तो अब मुझे बताओ कि जो क्लास लोडर्स होते होंगे, जो लोडिंग करते होंगे, जैसे बूटस्ट्रैप क्लास लोडर होता है, वो किसी क्लास को सर्च करता होगा। जैसे मान लो कि करंट लोकेशन पे क्लास मिल गई तो चलो वो लोड हो जाएगी। अगर वो करंट लोकेशन पे नहीं मिलेगी तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर आरटी में जाएगा, वहां सर्च करेगा। यानी कि जब आप अपने प्रोग्राम में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहे होते होंगे तो सिस्टम क्लास को मेमोरी में सर्च करने जाता होगा, इसका सिस्टम क्लास आरटी डॉट जार के अंदर है, उसका बाइट कोड है, स्ट्रिंग का बाइट कोड है। अगर है तभी प्रोग्राम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। वहां नहीं मिलता है तो EXT में जाता है, वहां नहीं मिलता है तो क्लास पाथ में जाता है, और कहीं नहीं मिलता है फिर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाता है। ऐसे होता है। तो ये जो हमारे क्लास लोडर्स होते हैं ये डेलीगेशन हायरार्की मॉडल पे काम करते हैं, डेलीगेट करते हैं। बूटस्ट्रैप जो है आर्ट एक्सटेंशन को डेलीगेट कर देगा, एक्सटेंशन जो है एप्लीकेशन क्लास लोडर को डेलीगेट कर देगा। इस तरह से डेलीगेशन हायरार्की मॉडल पे वर्क करता है कि भाई तुम सर्च करो, तुम्हारे पास तो नहीं है, तो वो वाली बात है। अब ये जो लोडर्स होते हैं या जो क्लास लोडिंग होती है उस टाइम पे क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरीज एलोकेटेड टू द स्टडी डेटा मेंबर, डिफॉल्ट वैल्यूज आर इनिशियलाइज्ड टू द स्टडी डेटा मेंबर, स्टडी ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड इन गिवन ऑर्डर। अब ये जो लोडिंग होती है ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। लोडर्स लोडर्स क्या होते हैं? लोडर्स जो है लोडिंग करते हैं। लोडर्स आर द मास्टर प्रोग्राम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द क्लास लोडिंग प्रोसेस। तो जो क्लास लोडर्स होते हैं वो क्लास लोडिंग करते हैं। क्लास लोडर्स जो होते हैं वो क्लास लोडिंग करते हैं। लेकिन लोडिंग की टाइप जो होते हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होता है स्टैटिक क्लास लोडिंग, एक होता है डायनामिक क्लास। स्टैटिक क्लास लोडिंग और डायनामिक क्लास लोडिंग होता तो क्लास लोडिंग ही टॉपिक है, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है स्टैटिक क्लास लोडिंग और डायनामिक क्लास लोडिंग? कहते हैं कि स्टैटिक क्लास लोडिंग के केस में कंपाइलर को पहले से पता होता है कि कौन कौन सी क्लासेस लोड होने वाली है, और डायनामिक क्लास लोडिंग को कंपाइलर को पहले से नहीं पता होता है कि कौन सी क्लास लोड होने वाली है। तो स्टैटिक क्लास लोडिंग और डायनामिक क्लास लोडिंग ये लोडिंग के टाइप हैं। और जो पहले आपने पढ़ा बूटस्ट्रैप लोडर और एक्सटेंशन लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर, वो लोडर के टाइप होते हैं। तो लोडर्स जो है वो एक स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो लोडिंग करवाते हैं। लोडर आर द सॉफ्टवेयर्स, वो सब प्रोसेस हैं समझ लो कि जो एक काइंड ऑफ थ्रेड्स हैं जो हमारी लोडिंग प्रोसेस करवाते हैं। बट लोडिंग की अलग अलग कैटेगरीज होती है, लोडिंग और डायनामिक लोडिंग। स्टैटिक लोडिंग जो होती है उसमें और डायनामिक लोडिंग जो होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? कहते हैं स्टैटिक लोडिंग के केस में कंपाइलर को पहले से पता होता है कि कौन कौन सी क्लासेस लोड होने वाली हैं। Compiler have already knowledge about the loaded class, but in case of dynamic class loading, compiler don't have knowledge about the loaded class. In case of static class loading, compiler have already knowledge about the loaded class, but in case of dynamic class loading, compiler don't have knowledge about the loaded class. आपने कहा कब कब स्टैटिक क्लास लोडिंग या किस किस कंडीशन में स्टैटिक क्लास लोडिंग होती है? जब हम कोई भी क्लास को रन करते हैं तो स्टैटिक क्लास लोडिंग होती है। तो सिंपल सा मतलब है कोई एक प्रोग्राम है उसमें बाइट कोड लिखा हुआ है, उस बाइट कोड में अगर हमें पहले से पता है कि ये क्लास आने वाली है और यही लोड होने वाली है, यही रन होने वाली है, तो स्टैटिक क्लास लोडिंग। अब जैसे मैं बताता हूँ कब कब स्टैटिक क्लास लोडिंग है ना। यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो कोड में, सबसे पहले देखो। अब आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बनाया ना, तो आपने कितनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं जरा बताइए। इस वाली क्लास में कितनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं? अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा मतलब ये बात, ए और बी। ए और बी, बिल्कुल सही बात है। जब आप क्लास लोडिंग टेस्ट डॉट जावा को रन करोगे तो कौन कौन सी क्लास मेमोरी में आएंगी? क्लास लोडिंग टेस्ट डॉट जावा को रन करोगे तो कौन कौन सी क्लास मेमोरी में आएंगी?
सर तीनों आएंगी सर, ए बी और तीनों आ क्लास जाएंगे लोडिंग। सर। कौन कौन सी तीनों, मतलब कौन कौन सी? ए बी और टेस्ट। ए बी और क्लास लोडिंग। क्लास लोडिंग टेस्ट। ए बी क्लास लोडिंग टेस्ट। अच्छा, क्या सिस्टम क्लास मेमोरी में नहीं लोड होगी? यस सर, होगी सिस्टम सर, क्लास होगी, तभी हम लोग इसके मेथड यूज कर पा रहे हैं। स्ट्रिंग क्लास मेमोरी में नहीं लोड होगी? यस सर, वो भी होगा। ऑब्जेक्ट क्लास मेमोरी में नहीं लोड होगी? सबसे पहले होगी सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टैटिक क्लास लोडिंग में जब एक क्लास का एसोसिएशन यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन दूसरे क्लास में होता है तब भी स्टैटिक क्लास लोडिंग होती है। जब एक क्लास का कोई स्टैटिक वेरिएबल आप दूसरे क्लास में कॉल करते हो तब भी स्टैटिक क्लास लोडिंग होती है। ठीक है, एक क्लास को दूसरे क्लास में जब इनहेरिट करते हो तब भी स्टैटिक क्लास लोडिंग होती है। इनहेरिटेंस में भी स्टैटिक क्लास लोडिंग होती है। तो जो सिस्टम डॉट आउट लिखते हो ना, सिस्टम क्लास का स्टैटिक आउट एक वेरिएबल है। सिस्टम क्लास का स्टैटिक वेरिएबल आउट है। जब आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट तो आप एक स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर रहे हो सिस्टम क्लास के। तो कहीं न कहीं यहाँ पे भी स्टैटिक क्लास लोडिंग है। ये पता है कि भैया सिस्टम क्लास का ये वेरिएबल है तो सिस्टम क्लास भी मेमोरी में आती है। जब आप यहाँ स्ट्रिंग args लिखते हो, चूंकि स्ट्रिंग क्लास का नाम लिखने की वजह से स्ट्रिंग क्लास भी मेमोरी में लोड होती है। और चूंकि हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है तो आपकी जो क्लास लोडिंग क्लास है वो ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर रही होगी, तो इसलिए इसका भी मतलब कह सकते हो क्लास लोडिंग होती है। यानी कि एक क्लास जब दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है तब स्टैटिक क्लास लोडिंग होती है। एक क्लास दूसरे क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब स्टैटिक क्लास लोडिंग होती है। एक क्लास जो है दूसरे क्लास के अंदर जब उसका स्टैटिक डेटा मेंबर कॉल करते हो तब होता है ना। और तो मतलब इनहेरिटेंस में होता है, ऑब्जेक्ट बनाने में होता है, स्टैटिक डेटा को कॉल करने में होता है, और किसी भी तरह से अगर आपने क्लास का नाम ही यूज कर रखा है तब भी होगा। तो इतने सिचुएशंस में होता है। बात समझ में आ गई या नहीं? तो मुझे आप ये बताओ कि आपको इस प्रोग्राम को देख के यानी कि क्लास लोडिंग को देख के कितना पता चल रहा है कितनी क्लास मेमोरी में लोड होने वाली हैं? डायरेक्ट क्लासेस और इनडायरेक्ट क्लासेस जो आपको नहीं दिख रही हैं। डायरेक्ट तो सर यही होगी ना हमारी कि ए बी और ये जो क्लास लोडिंग हो गई, फिर उसके बाद ए बी क्लास लोडिंग हो गई और उसके बाद सिस्टम भी लोड होगी, स्ट्रिंग भी लोड होगी, ऑब्जेक्ट भी लोड होगी। नहीं होगा? जी सर। तो जी बस, सर। तो जब आपको ये पहले से पता चल जाए कि ये क्लासेस मेमोरी में आने वाली हैं और ये लोड होने वाली हैं, ये पहले से आपने डिसाइड कर लिया, आपको पता चल गया पहले कंपाइल टाइम पे स्टैटिकली पता चल गया, इसका इसी को बोलते हैं स्टैटिक क्लास। स्टैटिक क्लास लोडिंग में मतलब हमें कंपाइलर को या हमें और कंपाइलर दोनों को पता पहले से चल जाता है कि कौन कौन सी क्लास मेमोरी में आने वाली है और कौन कौन सी क्लास मेमोरी में लोड। देखो मैं आपको इनहेरिट करके दिखा देता हूँ, इनहेरिटेंस करके दिखा देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं बस इस ए क्लास का इनहेरिटेंस इसके अंदर कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ ए को। तो आप देखिएगा मैंने कोड को कंपाइल कर दिया और ये रन कर दिया। ये देखिए ए इज लोडेड, लोडिंग टेस्ट इज लोडेड, दोनों लोड हुआ, इनहेरिटेंस हुआ ना। अब किसी क्लास का, अब बी क्लास में कोई स्टैटिक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, बी क्लास में कोई स्टैटिक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्टैटिक इंट x इक्वल्स टू 10 और मैं लिख देता हूँ बस कहीं पे b डॉट x, बस इतना ही लिख देता हूँ, b डॉट x, तब भी होगा। देखिए कंपाइल कर दिया और ये रन कर दिया। ठीक है, A is loaded and B is also loaded. इनहेरिटेंस करते हो तभी स्टैटिक लोडिंग होती है, ऑब्जेक्ट बनाते हो तभी स्टैटिक लोडिंग होती है, किसी क्लास के स्टैटिक वेरिएबल कॉल करते हो तभी स्टैटिक लोडिंग होती है। स्टैटिक लोडिंग का मतलब पहले से पता चल जाना ना कौन सी क्लास लोड होने वाली है, बस बात खत्म। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? आ रही है सर। यस सर, बिल्कुल क्लियर। तो ये सारे सिचुएशन होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, व्हेन इनहेरिटिंग, व्हेन स्टैटिक मेंबर कॉलिंग, है ना, ये सब लिखा हुआ है। अब जावा के अंदर डायनेमिक क्लास लोडिंग कैसे होती है?
डायनेमिक क्लास लोडिंग होती है। जावा के अंदर एक क्लास नाम की क्लास होती है और क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है फॉर नेम। तो फॉर नेम मेथड ऑफ क्लास स्टैटिक मेथड कैसे चलता है भाई? क्लास के नेम से चलता है। इन जावा देयर इज अ क्लास हुज नेम इज क्लास। तो एक जावा में क्लास होती है जिसका नाम क्लास ही होता है, क्लास नाम की क्लास। और क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है फॉर नेम, उसके थ्रू डायनेमिक क्लास लोडिंग हो सकती है। तो क्लास के स्टैटिक मेथड फॉर नेम से डायनेमिक क्लास लोडिंग होती है। फिर से सुनिए, अगर आप डायनेमिकली क्लास लोडिंग करना चाहते हो, आप डायनेमिकली डिसाइड करना चाहते हो कि आप कमांड लाइन से या रन टाइम से कीबोर्ड के थ्रू आप यूजर से इनपुट दीजिए, ए तो ई क्लास लोड हो जाए, बी तो बी क्लास लोड हो जाए, तो जेड क्लास। तो जो क्लास आप देना चाहते हो वो क्लास लोड करना चाहते हो, तो भैया इसके लिए आपको क्लास का स्टैटिक मेथड फॉर नेम कॉल करना पड़ेगा। फॉर नेम के थ्रू आप डायनेमिक क्लास लोडिंग कर पाएंगे, डायनेमिकली किसी क्लास को मेमोरी में स्टोर कर पाएंगे। तो जावा में क्लास नाम की क्लास होती है, और क्लास नाम की जो क्लास होती है इसकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जावा देयर इज अ क्लास हुज नेम इज क्लास। अब बताओ दोनों क्लास में क्या अंतर है? ये क्लास कीवर्ड है और ये क्लास आइडेंटिफायर है, इसका सी कैपिटल है। अब ये क्लास नाम की क्लास की बहुत सारी कहानी, बहुत सारा किस्सा है। ये क्लास नाम की क्लास का क्या यूज होता है सर, और ये जो लोडिंग होती है। चलो एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्लास लोडिंग का क्या मतलब होता है? क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करना। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर क्लास की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेमोरी में कैसे स्टोर होती है? आखिर जेवीएम को कैसे पता चलता है इस क्लास में इतना डेटा मेंबर, इतना मेथड, इतनी इंफॉर्मेशन है और ये चीजें यहाँ ले जानी है। क्लास लोडिंग टाइम पे आपका स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी मिल जाती है क्लास एरिया में, है ना। मेथड्स आपके मेथड टेबल में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपका डेटा चेक करा लिया जाता है कि कितना डेटा है, कितना मेथड है, क्या क्या चीजें हैं। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती है जेवीएम को कैसे पता चलता है? ये क्लास लोडर्स जो क्लास लोडिंग करता है उसको क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलता कैसे है, वो निकालता कैसे है क्लास की इंफॉर्मेशन को? तो वो क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए किसी क्लास नाम की क्लास का सहारा लेता है। क्लास नाम की क्लास का यूज मतलब करता है वो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपको ये देखना है, अभी अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठे हो और आपको ये देखना है कि आप कैसे लग रहे हैं, किस तरह से आप लग रहे हैं, क्या आपका डिटेल है, क्या आपका खुलिया है इस समय, आपके बाल कैसे हैं, आपने चश्मा लगाया है नहीं लगाया है, कैसे आप देख सकते हो? ये सारा इंफॉर्मेशन आप अपनी सारी डिटेल कैसे देखते हो? सुबह उठने के बाद या कहीं जाते हो उस टाइम पे कैसे देखते आईना से शीशा के मिरर के जैसे। हैं? आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं। तो मिरर में कहीं ना कहीं आपकी एक कॉपी, आपकी एक डुप्लीकेट इमेज, आपकी एक रिफ्लेक्टेड इमेज। मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। मिरर के अंदर होते हैं रिफ्लेक्शन, अगर आप थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ रखी है तो पता होगा। तो मिरर में होता है रिफ्लेक्शन, और विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन आपकी एक रिफ्लेक्टेड इमेज, आपकी डुप्लीकेट कॉपी मिरर में दिख जाती है। और मिरर में जो कॉपी होती है वो एक्चुअल होती है या आपकी रिप्लिका होती है? आपकी रिप्लिका होती है, आपका डुप्लीकेट होता है। रिप्लिका। आपकी वो डुप्लीकेट रिप्लिका को देख के आप अपनी एक्चुअल डिटेल निकाल लेते हो कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ। तो जिस तरह से आपकी डुप्लीकेट इमेज को आप देख के आप अपनी डिटेल निकाल सकते हो, तो क्या जेवीएम आपकी क्लास को रिप्लिका को बना के, आपकी क्लास को डुप्लीकेट कॉपी को बना के, कि इसी तरह से बिल्कुल रिफ्लेक्शन कंसेप्ट को यूज करके आपकी क्लास की सारी डिटेल को निकाल लेते हैं। और यही कंसेप्ट कहलाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एपीआई। समझ में आई बात? और ये जो क्लास नाम की क्लास है वो रिफ्लेक्शन एपीआई का पार्ट है। ये जो क्लास नाम की क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, रिफ्लेक्शन एपीआई का पार्ट है। तो जेवीएम जो क्लास लोडिंग होती है ना, ये क्लास लोडिंग टाइम पे इसी क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता है अपने आप, जो कि आपको दिखता नहीं है। लोडिंग टाइम पे ये क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनता है। क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं होता है, ये बेसिकली आपकी क्लास की रिफ्लेक्टेड कॉपी होती है, आपकी क्लास का एक रिफ्लेक्टेड इमेज होता है और कुछ नहीं। क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि आपकी क्लास की रिफ्लेक्टेड कॉपी मेमोरी में तैयार हो जाती है। और उस रिफ्लेक्टेड
कॉपी उस रिफ्लेक्टेड इमेज को देख के आपकी क्लास की सारी डिटेल निकालेगा। जब भी कोई क्लास मेमोरी में लोड होती है तो क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट अपने आप बन जाता है। आपने कहा सर क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट किसके लिए बनता है? हमारी क्लास के लिए बनता है। मान लो हमारी क्लास का नाम ए है, किसी का नाम है बी, किसी का नाम है सी। तो अगर मान लो मेरे प्रोग्राम में 20 क्लासेस मेमोरी में जाके लोड हो रही हैं तो 20 की रिफ्लेक्टेड कॉपी बनेंगी, यानी कि 20 के लिए क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। हर क्लास की क्लास का ऑब्जेक्ट हर क्लास के लिए क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट हर क्लास के लिए क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में बना दिया जाता है। हर क्लास के लिए ए क्लास है तो उसकी क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट, बी क्लास है तो उसकी क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट, सी मतलब हर क्लास के लिए। तो आपने कहा क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट क्या अलग से नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। वो समझ लो आपने कहा कि सर आईने में ऐसे ही किसी की रिफ्लेक्टेड इमेज नहीं दिख सकती, बताओ किसी की डुप्लीकेट कॉपी आईने में रिफ्लेक्शन तभी दिखेगा जब कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आएगा। मतलब अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मेरी इमेज, आप खड़ा होंगे तो आपकी इमेज। आपने कहा अगर दोनों नहीं खड़ा होंगे तो किसकी इमेज? तो किसी की इमेज। उसी तरह से क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब अलग से बनता ही नहीं है, वो किसी क्लास के लिए ही बनता है। अगर एक क्लास है तो उसको लेके जाओगे, उसकी क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, दूसरा लेके जाओगे दूसरे के पास नहीं जाओगे तो उसके लिए बनेगा, तीसरा लेके जाओगे तीसरे के लिए अलग बनेगा। तो क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट हर क्लास के लिए अलग अलग क्लास लोडिंग है। और इसी क्लास क्लास का मेथड है गेट डिक्लेयर्ड फील्ड, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर, गेट प्राइवेट मेथड, गेट एक्सेस रूट वगैरह वगैरह। इस क्लास क्लास के पास इतने मेथड हैं जिन मेथड्स का यूज करके वो क्लास की सारी डिटेल निकालता है, क्लास के अंदर डेटा कितना है, मैसेज कितना है, फील्ड कितना है, और उसी के बिहाफ पे वो क्लास लोडिंग होगा। इस तरह से क्लास नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लास क्लास के बारे में कुछ समझ में आई बात? कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, पूछिए। आगे सकते हैं। बोलो भाई, यस यू नो, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो सर। भाई क्वेरी क्वेश्चन तभी आएगा जब पढ़ोगे, जब पढ़ोगे ही नहीं, ध्यान नहीं दोगे तो नहीं आएगा। या तो आप सब जान रहे हो या तो कुछ नहीं जान रहे, दो ही बातें हैं। या सब समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन ना आए, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं ज्यूम करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आता है। चलिए बाकी चीज़ें हम आपको कल बताते हैं कि आगे क्या